जय हिंद दोस्तों। कुछ दिन पहले एट्थ पे कमीशन की वेबसाइट फंक्शनल हुई थी। वेबसाइट के होम पेज को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पेज पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बटन है ये वाला, एट्थ सीपीसी क्वेश्चनेयर। इस बटन के नीचे पे कमीशन ने 18 सवाल पूछे हैं, 18 क्वेश्चंस। उन्होंने ऑफर किया है कि इन सवालों के जवाब देकर हम सब एम्प्लॉइज और पेंशनर अपने विचार उनके सामने रखें। फीडबैक सबमिट करने की लास्ट डेट है 16 मार्च 2026। मैंने पिछले 2 वीडियोस में मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी और पेंशन से संबंधित सवालों पर चर्चा की थी। आज हम एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे से संबंधित सवाल पर चर्चा करेंगे। सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 और मुद्दा है डीए। 7th पे कमीशन ने डीए के फॉर्मूले को चेंज किया था। उसके चलते पिछले 10 साल में डीए में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। कितनी कम, इस टेबल में आप देख सकते हैं। तो 6th पे कमीशन से पहले 10 साल में डीए बढ़ा था 96%। 7th पे कमीशन से पहले 10 साल में बढ़ा 125%, 125%। और जैसा कि हम जानते हैं 31 दिसंबर 2025 को डीए है 60%, केवल 60%। एक तो ये कारण था कि पिछले 10 साल में इन्फ्लेशन रेट कम था, लेकिन दूसरा यह भी कारण था कि 7th पे कमीशन के फॉर्मूले में सुधार की जरूरत है। 8th पे कमीशन का क्वेश्चन नंबर 12 इसी सुधार के बारे में है। इस क्वेश्चन को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए पहले तो इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और हाइप कीजिए। थैंक यू फॉर योर हेल्प। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पे कमीशन कह रही है कि पिछले 10 साल में इन्फ्लेशन उतनी नहीं बढ़ी है जितनी कि 31 दिसंबर 2015 से पहले के 20 साल में बढ़ी थी। इस कारण डीए में बढ़ोतरी भी कम हुई है। तो क्या डीए को केवल इन्फ्लेशन के हिसाब से ना बढ़ाकर 2 फैक्टर्स के अनुसार बढ़ाना चाहिए? पहला फैक्टर इन्फ्लेशन और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में सैलरी में बढ़ोतरी। इसे कहते हैं हाइब्रिड इंडेक्सेशन। तो पे कमीशन ने पूछा है कि इस पर आपकी क्या राय है और अगले 10 साल में आपकी डीए की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये था सवाल और ये है मेरी राय। अपने उत्तर को मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है। पार्ट 1, आज के फॉर्मूले में क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण सुधार की जरूरत है। पार्ट 2, डीए का नया फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो पार्ट 1 थी प्रॉब्लम यानी समस्या और पार्ट 2 है सॉल्यूशन यानी समस्या का समाधान। और पार्ट 3, अगले 10 साल के लिए हम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो चलिए पार्ट 1 यानी प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, डीए का उद्देश्य था एम्प्लॉइज को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन देना। जब भी महंगाई बढ़ती है तो सैलरी की रियल वैल्यू गिर जाती है। डीए का काम है सैलरी को इस प्रकार से बढ़ाना जिससे कि हमारी परचेजिंग पावर सेम रहे और हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। इसके लिए डीए को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी सीपीआई आईडब्ल्यू से लिंक किया गया था। कई सालों से यह सिस्टम ठीक काम कर रहा था, लेकिन समय के साथ देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल गया है। 1991 से पहले इंडिया में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बहुत कम थी। फिर प्राइम मिनिस्टर श्री नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी को खोल दिया, जिसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। वो एक मास्टर स्ट्रोक था, शायद इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण रिफॉर्म। अगर वो ना हुआ होता तो आज भी हम शायद एम्बेसडर गाड़ी में घूम रहे होते। लिबरलाइजेशन के कारण पिछले 35 साल में इकोनॉमी का नक्शा चेंज हो गया है। हमारी प्राइवेट कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल और बहुत सी और कंपनीज वर्ल्ड क्लास बन गई हैं। परिणाम ये हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज की सैलरीज सीपीआई की तुलना में तेजी से बढ़ी हैं। मैंने 6 साल प्राइवेट सेक्टर में काम किया है। उन 6 सालों के दौरान ऐसे साल थे जब मेरी सैलरी 15% बढ़ी। ऐसे भी साल थे जब केवल 5% बढ़ी, लेकिन अगर एवरेज लूं तो सालाना ग्रोथ करीब 10% आएगी। लेकिन डीए का फॉर्मूला अभी भी सीपीआई पर आधारित है।
और उसमें प्रॉब्लम यह है कि सीपीआई और इन्फ्लेशन महंगाई को तो कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सैलरी कितनी बढ़ रही है उसे कैप्चर नहीं कर पाते। परिणाम यह है कि सरकारी कर्मचारियों की परचेजिंग पावर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज से पीछे रह जाती है। समय के साथ ये गैप बढ़ता है, जिससे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का मोराल डाउन होता है, बाकियों की तुलना में परचेजिंग पावर कम होती है और टैलेंटेड एम्प्लॉयज नौकरी छोड़कर प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं। मेरा अनुमान है कि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी में बढ़ोतरी अक्सर सीपीआई से 1 से 2% ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्फ्लेशन से तो बच जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ का हिस्सा नहीं बन पाते। तो ये था पार्ट 1 यानी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सॉल्यूशन यानी समाधान की। तो समाधान 8th पे कमीशन ने खुद ही सजेस्ट किया है, और वो ये है कि डीए की बढ़ोतरी हाइब्रिड इंडेक्सेशन के अनुसार होनी चाहिए। मतलब डीए की कैलकुलेशन में 2 फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए, महंगाई को भी और प्राइवेट सेक्टर में सैलरी की बढ़ोतरी को भी। उसमें दोनों का वेटेज कितना होगा? मेरे हिसाब से फॉर्मूले में 70% वेट सीपीआई का होना चाहिए और 30% वेट प्राइवेट सेक्टर में सैलरी की बढ़ोतरी का होना चाहिए। इससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन भी मिलेगी और हमारी सैलरी और पेंशन इकोनॉमी के साथ अलाइन भी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी कितनी बढ़ रही है उसे कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। बहुत सी प्राइवेट कंपनीज का काम ही यही है। वो हर साल सैकड़ों कंपनीज का सर्वे करती हैं और ये डेटा तैयार करती हैं कि पिछले साल मार्केट में ओवरऑल सैलरी कितनी बढ़ी है। जिस कंपनी में मैं था, हम लोग भी हर साल उस डेटा को खरीदते थे और उसके अनुसार अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाते थे। इन सर्वेस के अलावा गवर्नमेंट के पास तो प्रोविडेंट फंड का पूरा डेटा आता है। उस डेटा से भी आसानी से पता लग जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी कितनी बड़ी है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड सैलरी से रिलेटेड होता है। तो ये था पार्ट 2 यानी समाधान। अब बात करते हैं अगले 10 साल की एक्सपेक्टेशंस के बारे में। तो दोस्तों, अगले 10 साल में संभावना है कि इन्फ्लेशन 4 से 5% के बीच रहेगी, लेकिन हेल्थ केयर, एजुकेशन और हाउसिंग जैसे खर्च बहुत तेजी से बढ़ेंगे। साथ ही पूरी संभावना है कि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी की बढ़ोतरी सीपीआई से आगे रहेगी। इसलिए अगर हम हाइब्रिड इंडेक्सेशन का फॉर्मूला अपनाते हैं तो हमारा डीए हर साल 8 से 10% बढ़ना चाहिए, यानी हर 6 महीने में 4 से 5%। पे कमीशन यह भी कर सकती है कि मिनिमम और मैक्सिमम डीए इंक्रीज की सीमा निर्धारित कर दे। जैसे डीए 4% से कम नहीं बढ़ेगा, लेकिन 5% से ज्यादा भी नहीं बढ़ेगा। ऐसी लिमिट से वो सिचुएशन नहीं आएगी जो पिछले 2-3 साल में आई है, जबकि डीए केवल 2 से 3% ही बढ़ रहा है। तो ये थी मेरी राय। आप भी 8th पे कमीशन की वेबसाइट में जाइए और उन्हें अपना फीडबैक दीजिए। वो मानेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन लिखने में क्या जाता है।